दिस इज योर सेकंड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो लिखा ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, जब पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की इंक्रीज होती है, अंडरलाइन करो, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड कंटिन्यूअसली, it can be said that economic development has taken place. Now, per capita income is average income per head. Per capita income का मतलब क्या? एवरेज इनकम। इसका मतलब अगर आपकी फैमिली की टोटल इनकम 50,000 हो एंड इन केस योर फैमिली हैज 5 मेंबर्स, तो आपको 50,000 डिवाइडेड बाय 5 करना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री और नेशन, एट दैट टाइम अगर किसी कंट्री की टोटल नेशनल इनकम 10,000 करोड़ रुपीज हो और इसकी पॉपुलेशन अगर समझो 10 करोड़, तो 10,000 करोड़ को 10 करोड़ के साथ में डिवाइड करो तो 1,000 रुपीज इनकम ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। ये पर कैपिटा इनकम। नाउ पर कैपिटा इनकम क्रॉस नेशनल, अंडरलाइन करना, क्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। एंड जो दिस इंडिकेटर टेक्स इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू, इसीलिए इसको सुपीरियर बोला जाता है। ये आपको पूछा जाएगा एक मार्क के क्वेश्चन के अंदर कि पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम से सुपीरियर क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि उसमें पॉपुलेशन को भी कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सुपीरियर। नाउ द एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट एज नेशनल इनकम। अगर किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो हम मानेंगे कि ग्रोथ रेट ज्यादा है, और अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो डेवलपमेंट कम हुआ या तो डेवलपमेंट स्लो है, ऐसा मानेंगे। उसका रेट जो है ना वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। देखो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, इफ द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम rises at a faster rate, the development is said to be fast। और अगर स्लो रेट के ऊपर वही ग्रो करे तो इसका मतलब द डेवलपमेंट इज स्लो। अब अगर कांस्टेंट रहती है सेम, तो इसका मतलब डेवलपमेंट जैसा कुछ है ही नहीं, स्टेग्नेशन है। स्टेग्नेशन का मतलब सेम, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम फॉल होती है, कम हो जाती है, तो इसका मतलब नेगेटिव डेवलपमेंट। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से भी हो सकती है, और कई बार जैसे कोरोना ऐसी सिचुएशन के अंदर पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है क्योंकि बिजनेस सब बंद रहे थे लॉकडाउन के अंदर, तो दैट्स व्हाई इनकम कम हो सकती है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। क्या? पहला ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट को रेज करना यानी इंक्रीज करना। फॉर विच द बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। इसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर अपने सामने कौन सा है? पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इससे दोनों चीजें पता चलती है। अगर आपके हर सब्जेक्ट यानी पॉपुलेशन के हर इंसान की अगर इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब यही होता है ना कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। तो सेम हियर, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज करना। इसीलिए पर कैपिटा इनकम को हम बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं। दो रीजन है, पहला ये आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बता रहा है, और दूसरा ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी बता रहा है। इसकी वजह से इफ डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, तो उसको डेवलपमेंट बोला ही नहीं जाएगा। हेंस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज लीडिंग टू फिजिकल बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इंडिकेटर। यानी अगर फिजिकल बेटरमेंट, इसका मतलब आप ज्यादा चीजों को खरीद पाओ, दैट इज फिजिकल बेटरमेंट। अच्छे कपड़े हो, अच्छा मकान हो, अच्छा खाना मिले, और लग्जरी और कंफर्ट की आइटम्स को खरीदने की ताकत बढ़े, तो ये फिजिकल चेंज हुआ तुम्हारे अंदर, फिजिकल बेटरमेंट। राइज इन पर कैपिटा इनकम improves physical welfare of an indicator and hence it is the real indicator of economic development। तो इसीलिए आपको एक एमसीक्यू पूछा गया था कि व्हाट इज द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको लिखना था पर कैपिटा इनकम।
ढूंढते रह जाते कि कहाँ मिलेगा ये आंसर कहाँ मिलेगा नहीं, ये ढूंढते रह जाते। पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक, अभी तुम पेपर देखो 2022 का, तो टेक्स्ट बुक का हर कॉर्नर जिसने पढ़ा हो ने, उसको शुरुआत के 5 एमसीक्यू आएंगे, अदरवाइज 5 एमसीक्यू के अंदर टर्म फाउंडेड। समझ में ना आए क्योंकि सब सही लगते थे, 4 आंसर ऐसा, इतना कंफ्यूज करके पूछा था। अब देखो अपनी हालत, नॉर्वे कितनी पर कैपिटा इनकम, ऑलमोस्ट $65,000 राइट, और उसका फिर भी ग्रोथ रेट कितना है 1.1, अभी भी बढ़ रही है। अब 64,992 यानी 65,000 में 1% भी इंक्रीज हो ना, यानी हर साल $650, अपने सीधा हिसाब लगाए, इससे ज्यादा बढ़ता है पर अपने सीधा हिसाब लगाए तो भी $650 एवरी ईयर इंक्रीज होगी ये इनकम। जबकि इंडिया की बात करो 5497 यानी 5,500 समझो, उसका 6% अगर करता हो तो भी 6% पे भी $330 इंक्रीज हो। कितना इंक्रीज होगा $330, मतलब इतनी कम होने के बावजूद भी जो इंक्रीज होने का रेट है ना, वो भी डेवलप कंट्रीज से बहुत पीछे। इसमें सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, जहां पे पॉपुलेशन को आज भी बेसिक नेसेसिटीज के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती। पाकिस्तान इसीलिए अपने खुश है 4866, पाकिस्तान में कितना है 4866, इसका मतलब अपने से पीछे, और ग्रोथ रेट भी 2.6। नाउ चाइना वे आए 12,547, श्रीलंका 9,779। हमेशा जब मैं पढ़ता था तब इंडिया की नेशनल इनकम, सॉरी पर कैपिटा इनकम $480, कितनी $480। अब देखो कितना लिखा है $5,497। उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ये प्रेजेंट किया था कि अगर किसी कंट्री की इनकम $2,500 से ज्यादा हो तो वो डेवलप मानी जाए। तब इंडिया की कितनी थी 480 और चाइना की 900 के करीब। तो इस हिसाब से तो अपने देखे तो इंडिया डेवलप में आ गया, बट ना, हर साल ये रिवाइज होता है $2,500। अभी इन्होंने $17,500, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए $17,500। इस हिसाब से चाइना भी अभी किस में आएगी, अंडर डेवलप कंट्री के अंदर जाती है। श्रीलंका हमसे अहेड $9,779। बट समझ लो पर कैपिटा इनकम आगे होना, उसके पीछे के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से कर लिया, बराबर नहीं। अब आगे देखो टेबुलर एक्सप्रेशन, एक सीधा सा, नॉर्वे की बात करो तो नॉर्वे की पॉपुलेशन में बोला था लाखों में है, करोड़ों में नहीं, लाखों में है पॉपुलेशन। अब इतनी कंट्री के अंदर जिसके अंदर लाखों में पॉपुलेशन हो और वहां पे एम्पल अपॉर्चुनिटीज हो, जमीन जितनी चाहिए उतनी मिल जाती हो भी सस्ते में, तो ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ हर तरह की फ्रीडम आपको मिले तो वो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिंगल कम्युनिटी, दूसरे लोग रहते हैं लेकिन कंट्री को नाम दे दिया कैथोलिक, कैथोलिक बोल दिया, तो इसका मतलब कि कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि वो कैथोलिक नेशन है। बाहर के लोग वहां पे जाएंगे तो भी उनको सेकंड सिटीजन का दर्जा मिलेगा, फर्स्ट सिटीजन तो कौन रहेंगे, क्रिश्चियनर रहेंगे। बात समझ रहे हो, तो ये इनके लिए एडवांटेज है, अपने लिए नहीं। अपने यहाँ से वहां जाएंगे, वहां का अगर आपको पीआर परमानेंट रेसिडेंट मिल भी गया है तो भी आपको सेकंड सिटीजन का दर्जा मिलेगा, सेकंड सिटीजन बोले जाते हैं कि क्या आपका रिलीजन अलग है, दैट्स व्हाई। बड़ी बड़ी कंट्री दुनिया की ऐसी है ना जिसको कैथोलिक नेशन बोला गया है, सेक्युलर नहीं। इंडिया को सेक्युलर बोला गया, इंडिया को क्या बोला गया, सेक्युलर नेशन बोला गया, कि सब लोग अलग अलग वेराइटी के अंदर यहाँ पे रहते हैं। ये सबसे बड़ा है ना, हमको हैम्पर करता है, रुकता है डेवलपमेंट से, कि हर चीज को साथ में लेके चलना है। या तो 4 दिन हुए नहीं हुए, अगले वीक में छुट्टी कब आएगी, कोई फेस्टिवल की वो चेक करते हैं, बराबर। दूसरी कंट्री में छुट्टियां कब आती है, क्रिसमस की हॉलीडेज, राइट, ईस्टर की हॉलीडेज और गुड फ्राइडे। बताओ इसके अलावा कोई छुट्टियां हो अपने अपने इंडिपेंडेंस डे के वक्त जो छुट्टियां मनाते हैं वो, तो कम हॉलीडेज
या तो कोई जन्मता है तो भी हॉलीडे, मर जाता है तो भी हॉलीडे। तो अभी छुट्टियों में काम करना है तो पूरे साल में एवरेज इंडियन 200 दिन काम करता है, 165 डेज ऐसे ही वेस्ट कर देता है। अब इतनी सारी छुट्टियां है तो भी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता कि सैटरडे संडे हॉलीडे, 2 दिन की क्या जरूरत है, सैटरडे फुल डे चालू रखो, वैसे बाकी हॉलीडे तो मिलती है। फिर 40 हॉलीडे तुमको हक की मिले पूरे साल में, 40 हॉलीडेज। अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो एक महीने के अंदर तुम्हारे 4 वीक वीक ऑफ तो हो, लेकिन दूसरा एक एक्स्ट्रा हॉलीडे भी ले सकते हो, तो 60 तो वैसे ही हो गई, और फेस्टिवल की अलग 12 5 60 तो ऐसे ही हो गई नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अब जब भी कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर करने पे अपने को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे और उनके बीच में फर्क है, बट ये जो डिफरेंस है ना, उसके पीछे सोशल फैक्टर्स ज्यादा काम करते हैं। राइट नाउ टेबुलर एक्सप्रेशन देखो, इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 2014 on the basis of purchasing power parity is 5497 US dollar, which is lower than नॉर्वे, ये नॉर्वे से कम है। यूएस, चाइना, श्रीलंका, नॉर्वे के कंपैरिजन में नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से 11-12 टाइम ज्यादा है। तो अब नॉर्वे का ग्रोथ रेट अगर हम बात करें 11 to 12 टाइम्स हमसे हायर, ऐसा बोले, अभी 1.1% देख के अपने खुश नहीं होना है कि वो तो एकदम धीमे धीमे अपने पहुंच जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, इसके लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। मैंने आपको बोला था कि अमेरिका की 4 टॉप लेवल की कंपनीज है, उसकी टोटल जो टर्नओवर है वो इंडिया की नेशनल इनकम से ज्यादा है। वहां की सिर्फ 4 कंपनी और ये पूरी कंट्री। फर्क समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है इकोनॉमी के बीच। नाउ लिमिटेशंस, इसमें याद रखना जो बोलूंगा, ओनली एस्टिमेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट है, दूसरा कुछ नहीं। The national income of the economy is calculated almost every year, and hence we get almost a correct data. लेकिन पॉपुलेशन में गड़बड़ है। 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में तो हुआ ही नहीं, कोरोना। एक साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है, बराबर। तो 2022 के अंदर अगर तैयारी चालू कर तो 2023 के अंदर सेंसस होगा, तो तुम्हारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ी उसका डेटा आपको 12 साल बाद मिलेगा, बट नेशनल इनकम एवरी ईयर आपको मिल जाती है। तो डिवाइड करने वाली फिगर आपको 12 साल बाद मिले तो कंपैरिजन हर साल कैसे कर पाओगे? जिससे अपने डिवाइड करते हैं वो फिगर अगर आपको 10-12 साल के बाद मिलती हो तो आप उसको कंपेयर कैसे कर पाओगे डिवाइड करने के बाद? तो इसीलिए ये कंपेरेबल नहीं, ये खाली सिर्फ एस्टिमेट होता है। हेंस ओनली एन अप्रोक्सीमेशन इज टेकन, अंडरलाइन करो, अप्रोक्सीमेशन इज टेकन फॉर ऑल अदर ईयर्स। सो पर कैपिटा इनकम डेटा इज नॉट अक्वायर्ड करेक्टली। पता है एक बार ये भी पूछा गया था कि इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस कितने सालों में किया जाता है, तो 10 साल, यहाँ पे है 10 सालों एक बार। 1951 से स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, लेकिन 2021 नहीं हुआ, बराबर नहीं। अब डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा। अब आगे अपने देखा कल कि नेशनल इनकम में कितनी सारी डिफिकल्टीज है। एक तो डबल काउंटिंग, सेल्फ कंजम्पशन देखा उसके अंदर, बराबर। उसके बाद में टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सब जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अपने नेशनल इनकम की करेक्ट फिगर जज नहीं कर पाते, कितना भी उसको ध्यान में रखे, लेकिन फिर भी तो नेशनल इनकम को अपने डिफिकल्टी से जज कर पाते। इन द सेम वे वेदर पर कैपिटा इनकम शुड बी एट करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं कल आपको बताना भूल गया, अ टर्म इज कॉल्ड जीएनपी डिफ्लेटर। क्या बोला जाता है? जीएनपी डिफ्लेटर, वो इसमें यूज होती है। नाउ व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर? के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आती है उसको अपने करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस के अंदर कन्वर्ट करें। उसके लिए जीएनपी डिफ्लेटर की फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से
एवरी ईयर डिक्लेयर करती है। क्या बोला मैंने? CSO हर साल एक फिगर डिक्लेयर करता है कि इस साल का GNP डिफ्लेटर कौन सा। तो आप अपनी प्रोडक्ट या तो टोटल जो कंट्री की इनकम है जो आज की प्राइस के ऊपर गिनी गई है उसको अपने उस GNP डिफ्लेटर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सेम एज इंडेक्स नंबर। जैसा तुमने इंडेक्स नंबर सीखा था वैसा ही। तो उस वक्त क्या मिलेगा तुमको? तुमको पर कैपिटा इनकम या तो GNP आपको मिलेगी कैसे? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, या तो रियल इनकम आपको मिलेगी जो मैं कल बता रहा था। तो हम GNP डिफ्लेटर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पर कैपिटा इनकम शोज ओनली इन एवरेज। कोई बोल सकता है, चलो आपकी बात करें, आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आपके घर की इनकम $5,500 है? घर की बोल रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो अगर इंडिविजुअल की बात करें, $5,500, मेरे घर में 4 लोग हैं, राइट? तो 5,500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 22,000 होगा। अब 22,000 को 70 से मल्टीप्लाई करो। मैं 77 है अभी तो, पर 70 बता रहा हूँ। 15,40,000 कितनी इनकम? 15,40,000। अब सवाल ये है कि कितने घरों के अंदर 4 मेंबर है और उनकी इनकम 15,40,000 साल की होगी, मतलब 1.25 लाख रुपए महीने के हुए। कौन कमाता है? बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज जस्ट एन एवरेज। इसमें अडानी भी आ गया, अंबानी भी आ गया और अपने भी आ गए। तो अगर अडानी अंबानी की इनकम इतनी ज्यादा है और अपनी इनकम इतनी कम है, एक इंसान समझो कि 5 लाख रुपए कमाता है साल के, पर मैं कुछ भी नहीं कमाता, तो दोनों का एवरेज भी निकालेंगे तो 2.5 लाख मिलेगा। 5 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 2.5 लाख मिलेगा ना। तो अपने बोलेंगे लोगों क्या कि हमारी एवरेज इनकम 2.5 लाख है। भाई भाई मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे ये एवरेज है। तो इससे इससे कम वाले बहुत ज्यादा है, पर इससे बहुत ज्यादा वाले थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं। बात समझ रहे हो कि ये इनकम जो 5,500 तकरीबन जो है 5,497, उससे आगे, उससे ज्यादा कमाने वाले, बहुत ज्यादा कमाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। और इससे कम कमाने वाले, कम कमाने बहुत ज्यादा लोग हैं, गरीब जिसको बोलते हैं, मेरे जैसे, right? So per capita income shows only an average income. On the basis of these average, no decision can be taken, and the stage of development of countries cannot be decided. With increase in per capita income, if, अब underline करना, equitable income distribution takes place. Equitable यानी equal distribution. पैसा अगर नेशनल इनकम के अंदर ज्यादा मिलता है तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास चला जाए, दैट इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। ये नहीं होना चाहिए। पर कोई कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये ना होगा। इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इनइक्विटेबल, it can be said that economic development has not taken place. Due to these two, per capita income as an indicator is considered deficient. यानी इसके कारण भी जो अपनी पर कैपिटा इनकम है वो डेफिशिएंसी में यानी कम हो जाती है। Now, difficulty in comparison, the per capita income of different countries are expressed in their respective currencies. अपनी पर कैपिटा इनकम किस में आएगी? रुपीज में। अमेरिका की आएगी डॉलर में। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हम सारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में कंपेयर करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अलग अलग कंट्रोल रखती है एक्सचेंज रेट के ऊपर, और एक्सचेंज रेट को अपने एकदम से जान नहीं पाते। आज का एक्सचेंज रेट कितना? 77 पॉइंट समथिंग है, पर रोज का बदलता है ये, तो रोज का ही तो चेंज होता है। अब इनकम जब आएगी, ध्यान देना, इनकम जब आएगी तुम्हारे सामने एक फिगर आई कि 22 लाख करोड़ रुपए इंडियन इनकम है, उसको तुम डिवाइड करोगे डॉलर के साथ में, वो कौन से डेट के ऊपर करोगे? साल के आखिरी दिन पे। अब साल के आखिरी दिन डॉलर का रेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इनकम तो तुमने पूरे साल कमाई है, पर कन्वर्जन तो तुम एक दिन करोगे डॉलर के अंदर। तो ये सही आंसर कैसे आ सकता है कि जबकि कमाया पूरे साल, लेकिन हमने कैलकुलेट किया खाली एक दिन के अंदर कन्वर्ट।
सो दैट्स व्हाई ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट है, इसको अपने कंप्लीट और क्लियर पिक्चर वाली फिगर नहीं बोल सकते हैं. Real comparison is not possible amongst the countries. Now, last one, per capita income of the country, underline करो, is not actual income that a citizen gets. इसीलिए लिखा गया है कि per capita income as an indicator hides more than it reveals and hence it is not a correct indicator. ये स्टेटमेंट पूछा जाए ना आपको, ये स्टेटमेंट खाली, तो आपको ये सब के सब लिमिटेशन लिखनी है. hides more than it reveals, यानी हमको शो कुछ कम कर रहा है लेकिन हाइट ज्यादा कर रहा है पर कैपिटा. तो ये आपको अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको सारे के सारे लिमिटेशंस आपको लिखने. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट डाउन. 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट. Now see, improvement in quality of life and PQLI. PQLI का फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. अब कोई भी कंट्री के अंदर जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. फॉर दैट इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकन प्लेस and how much more or less is to be measured, and for this physical quality of life index as an indicator is accepted. देखो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग है और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अलग है, दोनों में फर्क है. अभी जो सीख रहे हो ने वो सिर्फ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ सीख रहे हो, इंडेक्स नहीं, राइट. तो देखो, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that a person consumes. The standards of consumption refer to the पहले तो consumption of food, fuel and other non-durable goods. पहला क्या आता है? Consumption of food, कितना खाना मिलता है, कितना fuel मिलता है, और non-durable goods, durable यानी long lasting, non-durable यानी perishable goods, यानी खाने के अंदर जो भी चीजें यूज होती है वो सब perishable होती है ऑलमोस्ट. Now, consumption of durable and semi-durable goods, यानी टेलीविजन, स्कूटर, साइकिल, ये सब ड्यूरेबल गुड्स में, और सेमी ड्यूरेबल यानी थोड़े टाइम तक चले, 1-8 साल तक, बाद में वो भी खत्म हो जाए. Consumption of services during a period of time by a person or group of people. तो 3 बातें इसमें तय हुई. पहले अपने क्या देखेंगे? नॉन ड्यूरेबल, दूसरे में ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल, और तीसरे में सर्विस. थर्ड में क्या आएगा? सर्विस. ओके. दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड determines the physical quality of life. Hence, consumption or living standard is identified as physical quality of life. ये डेफिनेशन हुई इसकी कि कंजम्पशन या तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 चीजें आप कितनी बाजार में से खरीद पाते हो, ये आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बता. इफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल गोज अप, यानी अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ तो हम बोलेंगे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी कंट्री के अंदर ऊपर आई. अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपने 3 बातें यहाँ सीखी. अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्लूड क्या करेंगे? कितनी चीजें इंक्लूड होती है? द कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मीनिंग कोई समझाए? कंपोजिशन का मतलब कंज्यूम बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ लिखा है. तो ये कंपोजिशन का मतलब क्या? मिक्सचर, किस तरह के अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज अपने यूज करते हैं, दैट इज कंपोजिशन. अब ये कंपोजिशन में क्या क्या आता है? तो लिस्ट एक पूरा देखो. एक तो फूड आता है, मतलब आपको कितनी कैलोरीज मिलती है आपके डेली रूटीन के फूड के अंदर से. दूसरा, उसमें से प्रोटीन या तो फैट का प्रपोर्शन कितना है. सेकेंड आता है हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज. इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे? फॉर 1 लाख पॉपुलेशन कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है? 1 लाख की पॉपुलेशन के सामने कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, ये देखा जाता है. फिर हाउसिंग एंड क्लोथिंग, घर कितने हैं और एक घर में कितने लोग रहते हैं? पता है इंडिया में 25 स्क्वायर मीटर एक पर्सन के लिए एक घर, जबकि
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस का एवरेज होना चाहिए 50। यानी आपके पास कम से कम 50 स्क्वायर मीटर जितनी जमीन होनी चाहिए एक इंसान के लिए। आप लोग सब बड़े घर में रहते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे से घर में रहते हैं बड़ी सिटीज के अंदर, तो तब अपने देखते हैं कि 25 स्क्वायर मीटर भी नहीं हो पाता। 5 स्क्वायर मीटर इंटू 5 स्क्वायर मीटर, इससे भी कम होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास घर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। देखो हायर सेकेंडरी के बारे में तो बात नहीं की है, बात किसके बारे में की है? सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। टीवी और थिएटर भी लिखा है, मतलब एंटरटेनमेंट भी उसमें आ गया। फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, रोड कितने अवेलेबल है, रेलवेज। फिर टेलीफोन कितने, अब टेलीफोन की जगह पे मोबाइल सर्विस आ गई। एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, यानी घर में कितना बिल आता है वो भी अपने लगता है ना कि अपने लाइट का बिल बहुत आता है, बराबर है। पर अपना जो एवरेज है ना वो 7% दैट ऑफ अमेरिकन एवरेज सिटीजन। वहां पे इतना ज्यादा लाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने बहुत कम करते हैं। आपके घर में से कितने के घर में डिश वॉशर है? वह हर घर में होता है। माइक्रोवेव ओवन और ओटीजी अलग अलग, दोनों अलग अलग हो तो वहां हर घर में है। चिमनी का होना हर घर में, ये सब अपने तो यूजर नहीं करते, वो लोग यूज करते हैं। इसी तरह से ऑटोमेटेड गैरेज, रिमोट से चालू हो, खुल जाए दरवाजा और बंद हो जाए, ये सब वो यूज करते हो। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यहीं पे खर्च होती है, बराबर है। और सेंसर वाले फॉसेट यूज करना, ग्लास आगे करो तो पानी चालू, सोच ले सब। फिर एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ मिले। कल इन्हें बहुत अच्छा एक रिपोर्ट आया था न्यूज पेपर, ओनली 23%, 23% जो है ना टोटल लोग कितने में, उसमें से 23% घर में आने के बाद पानी को ट्रीट करके पीते। आप एक्वागार्ड यूज करते हो ना, तो मतलब आपने पानी को ट्रीट करके पिया। इवन अगर आप प्योरिटी यूज करते हो, सिंपल वाटर प्यूरिफायर, तो भी ट्रीटमेंट भी पानी की कोई ना कोई जगह, बराबर। पर 57% हाउसेज ऐसे हैं जो आज भी पानी को कपड़े से फिल्टर करते हैं। 57% हाउसेज, कल है, कल का रिपोर्ट है ये, यानी कल न्यूज़पेपर में आया था, मतलब परसों ये डिक्लेयर हुआ होगा। तो आप समझ लो कि ये गुजरात की कंडीशन है, जिसको वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स बोला जाता है। तो अब यहाँ पीने के पानी की बात करें तो जिसको प्योर ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं ना, उसको अपने क्या नाम देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पोर्टेबल वाटर। मटके में भरा जाए वो, उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान एवरेज कितने साल तक जिंदा रहेगा। फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बच्चा जन्म लेने से 1 साल पूरा करने से पहले अगर मर जाता है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है उसके बाद में ड्रेनेज फैसिलिटी, लोटा सिस्टम का कहाँ पे है वो देख। If there is improvement in the above 10 aspects, अगर ऊपर लिखे हुए 10 aspect में से किसी में भी अगर इम्प्रूवमेंट आया तो हम मानेंगे कि there is an improvement in physical quality of life. If there is no improvement, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और रेमेडियल मेजर्स लिखा है, रेमेडियल मतलब इसको करेक्ट करने के लिए मेजर्स होते हैं, उसको नाम देते हैं अपने रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स अपने अडॉप्ट करने पड़ेंगे to increase the rate of development. Every indicator can be relatively expressed. That indicator which is the highest value, that indicator which has the highest value, उसको अपने 100 पॉइंट देते। देखो कंस्ट्रक्शन ध्यान देना, इसकी हाईएस्ट वैल्यू उसको 100 पॉइंट देते हैं। Now, developed countries give greater importance for the improvement of the physical quality of life.
अपने यहाँ पे ये पॉसिबल है नहीं। ये अपने 100 तक पहुंचना कैसे पॉसिबल है? जैसे बताओ, अब अगर बात करें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 0 हो जाना, ये नेगेटिव इंडेक्स है, तो जितना कम उतना ज्यादा अच्छा, तो 0 होना चाहिए। ड्रेनेज फैसिलिटी 100% हाउसेस के अंदर होनी चाहिए। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल होनी चाहिए। पॉपुलेशन जिसको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले वो भी 100% घर होने चाहिए। तो इस तरह हर जगह पे हम अपने क्या देखते हैं, 100% को मैक्सिमम गिनते हैं, खाली एक को छोड़ के, इन्फेंट मोर्टालिटी को छोड़ के, उसमें 0 को मैक्सिमम गिना जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे, फिर इस 10 पॉइंट का अपने एवरेज निकालेंगे, दैट इज योर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर अपने यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि अपने यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है। ये सब उन कंट्रीज के लिए जिनके अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। नाउ खाली प्रीफेस, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का फर्स्ट पैराग्राफ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट द रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखा, कंफ्यूज हुए? आगे मैंने क्या बोला था, पर कैपिटा इनकम इज द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ क्या बोला कि नॉट रियल इंडिकेटर। तो समझे क्या, टेक्स्ट बुक कंफ्यूज करती है, लेकिन एक जगह पे अगर लिखा हुआ है ना कि वो रियल इंडिकेटर है, तो वही तुम्हारा एमसीक्यू का आंसर हो सकता है। दूसरी कोई जगह लिखा नहीं कि ये रियल इंडिकेटर है, बराबर। रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट हैज नंबर ऑफ लिमिटेशंस, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस। इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द कंट्री इज concentrated in the hands of few people। जो इनकम इंक्रीज होती है ना वो कुछ लोगों के हाथ में, राइट, विच इज नॉट डेवलपमेंट। यानी मतलब अगर मैं देख रहा हूँ कि कंट्री के अंदर कुछ लोग पैसे वाले हैं और ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं मानूंगा कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हर जगह पे पहुंच नहीं रहा है, एवरी कॉर्नर के अंदर नहीं पहुंच रहा है। The development of a country should be such that the living standards of the poor rise। यानी गरीब है ने वो ज्यादा अच्छी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने चाहिए। The basic requirements of the citizens are fulfilled। इसीलिए याद रखना ये नाम मॉरिस डेविस मॉरिस, उसने ये इंडिकेटर को हमारे सामने रखा। क्या नाम है? मॉरिस डेविस मॉरिस, राइट। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? PQLI। इन दिस इंडेक्स betterment of physical quality of life of human beings is considered as economic development। अब ये इंडेक्स है, जब इंडेक्स हो ने तो इसके कंपोजिशन में कोई ना कोई अलग अलग चीजें होगी। तो इसमें 3 इंडिकेटर्स तुमको समझने हैं जो आगे आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर समझेंगे। इन दिस इंडेक्स betterment of physical quality of life of human beings is considered as human economic development। The level of physical quality of life determines the level of economic development। If any country's physical quality of life is higher than that of other country, तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप मानी जाएगी। अब सोचो, जो कंट्री नंबर 1 के ऊपर है उसको भी क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट के लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अलग अलग डिटरमिनेंट्स में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, वो आगे बढ़ेगी, पीछे वाले भी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको बताओ कि फिजिकल क्वालिटी की तरह ही HDI भी, HDI इंडिया का 1951 में अलग था, जबकि 1951 में तो ये ढूंढा ही नहीं जाता था। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1991 के अंदर HDI इंडिया का बहुत कम था, अब इम्प्रूव हुआ, पर उसका रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हुआ, का पीछे आया कि हमसे जो पीछे कंट्री थी ना वो हमसे आगे निकली, इंप्रूवमेंट करते करते हमसे आगे निकली। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? एक इंसान एवरेज कितने साल तक जिंदा रहता होगा? 36 ईयर्स। 1951 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? ओनली 36 ईयर्स। अब 68 ईयर्स हुई। अब कितनी हुई? 68 ईयर्स। तो ये जो वास्ट डिफरेंस देख रहे हो वो भी कम है, वो भी कम है। अब अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जापान के अंदर कितनी है? 91 ईयर्स। मतलब 91 ईयर्स तक
वहां पे लोग जिंदा रहते हैं ऑन एन एवरेज। कोई जल्दी भी मर जाए, कोई इससे भी लेट। 100 से ज्यादा वाले जापान में ज्यादा लोग हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं पता है मजाक में लोग? कंट्री ऑफ ओल्ड पीपल। बूढ़े लोग बचे, यंगस्टर है ही नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद जो पिछले जमाने के लोग थे वो बड़े होते गए, लेकिन नई जनरेशन के ऊपर रोक लगाई है पॉपुलेशन कंट्रोल के कारण। तो अब यंगस्टर्स है ही नहीं वहां पे ज्यादा। ऐसा नहीं कि नहीं है, यानी इतनी पॉपुलेशन जितनी बूढ़े लोगों की है ना और बच्चों की है, उन दोनों को मिला दो ने, उससे ज्यादा यंगस्टर्स की होनी चाहिए, पर नहीं है जापान। तो इसलिए वहां क्या करते हैं चाइना और जापान के अंदर, माँ बाप है ना गाँव में रहते, बच्चे गाँव में रहते, पेरेंट्स है ना, बच्चों के जो पेरेंट्स है वो जब तक जवान रहेंगे काम करने के लिए रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सिटी के अंदर रहेंगे और वीकेंड के अंदर वापस गाँव में जाएंगे। यानी बच्चे को बड़ा कौन करता है? पेरेंट्स नहीं, दादा दादी बड़े। वो जिंदा रहते तो काम के क्या है ऐसा समझ, ये बच्चों को बड़ा करेंगे है। तो ये हुआ तुम्हारे लिए फिजिकल क्वालिटी। इसके 3 मेजर्स को अपने कल आगे कंटिन्यू करेंगे।